हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुआ था 28 जुलाई 2013 को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ जरूर ही सीख के जाओगे दोस्तों, और एक बेहतरीन अंदाज में। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है। दोस्तों जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना और ऑप्शन पे नज़र डाली ना, ऑप्शन इतने वीक दे रखे हैं ना कि मैं ना चाहते हुए ऑप्शन सी को टिक कर रहा हूँ। दोस्तों ऑप्शन सी के अलावा कोई सही नहीं हो सकता, और ये आप भी कर सकते हो। दोस्तों देखना कैसे, आप मुझे बताओ 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है? सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब समझे, 11 सैकड़े को मतलब समझे। जब भी मैंने कहा था सैकड़ा आए ना तो गुणा 100 कर देना बस। तो 11 गुणा 100 करोगे तो कितना आएगा? 1100 आएगा। आप मुझे बताओ 1100 में आप क्या जोड़ रहे हो? 11 दहाइयाँ और 11 इकाइयाँ। 11 दहाइयाँ मतलब समझे 110, और 11 इकाइयाँ मतलब 11 गुणे 1, 110 गुणे 11, 110 प्लस 11, यही तो जोड़ रहे हो ना। आप मुझे बताओ क्या वो वैल्यू जब 1100 में जब 110 समथिंग जोड़ोगे, क्या वो वैल्यू 1 लाख में जाने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। अरे 1100 में कुछ जोड़ रहे हो यार, 144 तो आएगी नहीं। 1100 में बस मुश्किल से 200 भी नहीं जोड़ रहे हो यार। 1100 में जब 200 नहीं जोड़ रहे हो तो 12,000 कहाँ से आ जाएगा? दोस्तों ऑप्शन सी इसलिए सही हो जाता है। दोस्तों बिना पेन चलाए इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना। और दोस्तों कभी भी ना ऐसा सवाल आए तो आप देखना उसमें क्या हाईएस्ट दे रखा है, सैकड़ा कि हज़ार। सैकड़ा दे रखा ना तो ऑप्शन में देखना दोस्तों सैकड़े के नज़दीक ही ऑप्शन आने वाला है, समझे ना। वो लाख में जाने वाला ना उससे कम होने वाला है, समझे बात को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 509 और 3028 का योग है। दोस्तों बिना पेन चलाए आप आंसर मार सकते हो। सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा ना और आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों देखना बिना पेन चलाए कैसे। आपसे क्या कहा गया कि 509 में जब 3028 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 3028 में जब 509 जोड़ोगे ना, 3028 में जब कुछ जोड़ोगे तो 387 तो आएगा नहीं, 3000 से ऊपर आएगा। 3000 से ऊपर आएगा तो ये दोनों खत्म हो गए, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3028 हम मान ले रहे हैं 3000, और इधर 509 को हम 500 ही मान ले रहे हैं। तो 3000 में जब 500 करोगे तो मेंटली नहीं जोड़ पाओगे क्या? कितना आएगा? 3500। 3500 से ऊपर आएगा। 3500 कितना ऊपर आएगा? 9, और इधर 28, जितना भी आया कुल मिला के 3500 से ऊपर आएगा। 3500 से ऊपर आएगा ना तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती दोस्तों। इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा। दोस्तों तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। दोस्तों स्थानीय मान और अंकित मान की प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा है रिवीजन क्लास के नाम से, आप देख लीजिए और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 12345 में 3 के स्थानीय मान। मैंने कहा था जब भी किसी का स्थानीय मान लिखा हो ना उसके नीचे, जैसे इसमें कहा गया 3 का स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान के नीचे 3 लिखिए। और देखना ये राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है ना तो 2 जीरो चिपका दीजिए। देखना ये सब मेंटली कर पाओगे दोस्तों। जैसे ही आपने पढ़ा तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, देखते ही लगना चाहिए 300 हो रहा, 300 हो रहा उसमें कुछ। और इसका अंकित मान मैंने बोला था जिस किसी भी नंबर का अंकित मान वही रहता है, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती दोस्तों। 3 का अंकित मान में अंतर है। आप मुझे बताओ 300 में जब 3 के अंकित मान घटाओगे ना तो 300 से कम वैल्यू आएगी। खाली कितना घटा रहा है? 3। तब 300 में जब 3 घटाओगे ना 0 आने वाला ना 305 आने वाला। यहाँ देखो 300 में कितना घट रहा है? 5। जब 295 में जब 5 जोड़ोगे तभी तो 305 आएगा, 300 आएगा ना। 295 में जब 5 जोड़ोगे तब 300 आएगा। इसका मतलब हमको घटाना कितना है? 3। यहाँ 5 घटा रहे हैं तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या तो डायरेक्ट ही कर सकते हो ना, 300 में जब 3 घटाओगे कितना आएगा? 297। तो दोस्तों ये सब ओरली करना है, आपको समय बचाना है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ तीसरा सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा। दोस्तों चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। दोस्तों जैसे ही मैंने पढ़ा ना 3.5 समकोण, 3.5 समकोण का मतलब समझे 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 ना। और मैंने ऑप्शन पे नजर डाली ना तो मेरा ऑप्शन ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है। और ये मैंने कैसे किया? ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। ये दोस्तों आप भी कर सकते हो। पता क्या, आपको समकोण की वैल्यू ना भी पता हो ना तब भी आप इस ऑप्शन में खेल जाओगे। देखना कैसे, इतने पुअर ऑप्शन दे रखे हैं। आप मुझे बताओ 3.5 समकोण, 3.5 समकोण मतलब सही समझे, 3 सही 1/2,
इसका मतलब क्या, 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/2 लिख सकते हैं 3.5 समकोण को, 7/2। और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 होता है। लेकिन ये आपको ना भी पता हो ना तब भी कर सकते हो, यहाँ कुछ वैल्यू होगी ये मान के चलिए। आप मुझे बताओ कोई भी आंसर आएगा ना वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी आंसर आएगा वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मान के चलूँ, जैसे 7 यहाँ पे मैं मान लूँ जैसे 4 आ रहा है, तो 7 चौको 28, जो 28 आने वाला है इसका मतलब ये इसमें 7 का मल्टीपल होगा। और ये 7 से पूरा पूरा कटेगा ना, जब 7 में किसी संख्या को गुणा करोगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो 7 में पूरी पूरी कटेगी, ठीक है। बस इतनी सी बात है और देखना आपका आंसर आ जाएगा। देखना जैसे ही मैंने देखा ना यहाँ 7/2, इसका मतलब 7 का गुणा हो रहा है, इसमें 7 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या 7 से कटनी चाहिए। देखना 7 से संख्या कौन सी कट रही है, देखना 7 चौको 28, 3 बचा 35 हुआ, 7 पंजा 35 कट गई। अब देखना 7 चौको 28, 5 शेष नहीं कटी, 7 चौको 28, 15 हुआ, 7 दूनी 14, 1 शेष पलाया नहीं कटी, 7 चौको 28 और 2 30, 25 हुआ, 7 21, 4 शेष पलाया नहीं कटी। इसका मतलब ये ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपको करना ही है तो देख लीजिए, मैंने बोला समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे रख लीजिए, आपको यही बताना है 3.5 में कितने समकोण बनेंगे, तो काट लीजिए। किससे कटेगा, 2 चौको 8, 9 2 पंचे 10, 45, 7 गुणे 45 कितना होता है, 7 पन्ना 35 की 5, 7 चौको 28 और 3 31, 315 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना ही क्यों करना है, हमें पेन चलाना ही नहीं है, समय बचाना है ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। कुछ नहीं कह रहा कि 5 10 35 का एलसीएम लीजिए और एचसीएफ लीजिए, उनका डिफरेंस करना है दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ आपके मुंह जबानी रटने होने चाहिए। अगर नहीं आता है ना तो मैं बनाऊंगा आपको ऐसा कि आप एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल मुंह जबानी रट लोगे। जैसे ही आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे ना तो आपका आंसर पता दिखने लगेगा। 5 10 35 देखा ना, उसका एलसीएम और एचसीएफ पता कितना आएगा और उसका अंतर पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। देखना कैसे, आप गुणज उड़ज करना, गुणनखंड करना ये सब भूल जाइए। कभी भी एलसीएम निकालना हो ना 5 10 35 है, इसमें देखना कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 35। 35 के टेबल पढ़ना से स्टार्ट करना, 35 एकम 35 और देखना क्या 5 10 35 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। 5 तो चला जा रहा है लेकिन 10 नहीं 35 से कटेगा, ठीक है। 35 दूनी कितना होता है, 70। देखना ये है कि 5 70 से चला जाएगा, 10 भी 70 से चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 70। 5 10 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 70। आपको वहाँ तक टेबल पढ़ना है जब तक आप देखोगे कि जितनी भी संख्या दे रखी ना उन सबसे सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेटिस्फाइड मतलब कट जाना चाहिए, समझे। जहाँ तक कट जाए ना तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है। देखना 35 दूनी 70 हुआ, 70 5 से कटेगा, 10 से भी कटेगा। इसका मतलब एलसीएम हमारा कितना हुआ, 70। अब देखना एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ देखना क्या होगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 5 ही है। देखो 5 10 35 से देखना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 7 कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। और इसका पूछ क्या रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, अंतर। तो जब 70 में से जब 5 घटाओगे तो 75 तो आने वाला नहीं यार, 5 ही घटा रहे हो ना। ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, ये तो बहुत दूर घट रहे हैं यार। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम आपको इस तरीके से निकालना है कि आप बिना पेन चलाए ऑप्शन मार जाओ। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। दोस्तों बिना पेन चलाए आंसर आ जाना चाहिए और वो आंसर आपका क्या होगा, 2:16 AM। देखना कैसे, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी बात समझाऊंगा ना तो आप कहोगे ना ऑप्शन बिना पेन चलाए आ सकता है। देखना कैसे, आप मुझे बताओ पीएम दे रखा 11 घंटे 59 मिनट पहले की बात कर रहा है, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि एम आएगा कि पीएम आएगा। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि ऑप्शन में सारे एम दे रखे हैं, तो मुझे माथा पच्ची नहीं करना है। अब देखना ध्यान से, आपको क्या करना है, 11 घंटे और 59 मिनट पहले की बात कर रहे हैं तो 59 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, क्यों ना मैं 1 मिनट इधर खींच ले रहा हूँ, यहाँ 2:16 PM मान ले रहा हूँ, यहाँ 1 मिनट जब इधर आएगा तो 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 12 घंटे पहले की बात कर रहा मान ले रहा हूँ ना, यहाँ 2:16 PM है, 1 मिनट मैंने इसको दे दिया तो कितना हो जाएगा, 11 घंटे 59 मिनट था, 1 मिनट चला गया तो 12 घंटे। अब मुझे बताओ क्या मिनट का फंडा क्लियर है। देखना मिनट जो भी एक्स्ट्रा आएगा ना वो कितना आएगा, 16 मिनट एक्स्ट्रा आएगा। क्यों,
क्योंकि मैंने 1 मिनट इधर दे दिया तो ये 12 घंटे हो गए। अब मुझे बताओ 2:16 PM से लेकर पहले 12 घंटे पहले कितना समय होगा, ये सवाल बन गया। अब मुझे बताओ मिनट एक्स्ट्रा है कि नहीं है, कितना मिनट एक्स्ट्रा है, 16 मिनट एक्स्ट्रा है। तो सवाल में जब पूछेगा 11 घंटे पहले 12 घंटे पहले पूरा घंटा घंटा जा रहा है तो मिनट तो वही रहेगा, 16 मिनट ही रहेगा, 16 मिनट रहेगा, 16 मिनट रहेगा ना। और ऑप्शन में देखो 16 मिनट कहाँ दे रखा है, ना ए दे रखा है, ना बी दे रखा है, ना सी दे रखा है। दोस्तों ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी है। दोस्तों ये सवाल ना आप सोचना खुद से, समझे, तभी समझ में आएगा बहुत अच्छे से मैं क्या बोल गया हूँ। एक बार फिर वीडियो देखना और देखना कि मैंने क्या कहा बहुत ध्यान से, और आप पाओगे कि हाँ क्या लॉजिक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों मैंने वर्ग और आयत पे इतनी बार सवाल लगाए, हर एक साइड में ये सवाल लगाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वर्ग और आयत आपके मुंह ज़बान पे आ गया हो। चलिए दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। आप मुझे बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है। चूँकि वर्ग में चारों साइडें बराबर होती हैं तो 4 साइडों का परिमाप क्या होता है, पूरा परिमाप होता है, मतलब 4a अगर साइड हम a माने। आप मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर। ये तो रही वर्ग की बात। अगर मैं आयत की बात करूं तो आयत का परिमाप क्या होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है इसलिए उसको बोलते हैं आयत। देखना तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता तो चारों साइडों का योग ही होता है, लेकिन उसमें लंबाई अलग होती चौड़ाई अलग। लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई होंगी, इसका मतलब परिमाप क्या होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं कहूँ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए दोस्तों रिवीजन हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते सवाल कैसा दम है। देखना क्या कह रहा है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। और क्या कर, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों, यहाँ से सवाल उठाना बराबर हों। देखना ध्यान से, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप क्या कह रहा है बराबर है। आयत का परिमाप होता कितना है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखना लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। मुझे लंबाई पता है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई क्या मुझे इससे मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। आप मुझे बताओ लंबाई की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ 8 लंबाई होगी। आप देखना काटना, 2 चौको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 12 आ गई। 12 8 प्लस b। आप मुझे बताओ 8 में क्या जोड़ने पर मुझे 12 मिल जाएगा, मतलब चौड़ाई कितनी हो रही। चौड़ाई को मैं क्या रखूं कि मुझे 12 मिल जाएगा, इक्वल का साइन लगा, ध्यान रखना। तो चौड़ाई यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, मेंटली सोचना है, सब्सट्रैक्शन वगैरह नहीं करना है। 8 में जब 4 जोड़ोगे तभी तो 12 आएगा। इसका मतलब चौड़ाई कितनी हो गई 4, चौड़ाई 4 हो गई, लंबाई 8 हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 8 इंटू 4। 8 इंटू 4 कितना होता है 32 होता है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तो कोई सही हो ही नहीं सकता क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल कितना आया 32, यही हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ये तो करके आओगे दोस्तों। कक्षा 5 वाला भी सवाल कर सकता है, तो आप तो सीटेड वालों हो, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि ये सवाल नहीं छोड़ोगे एग्जाम में। चलिए दोस्तों फिर भी करता हूँ, देखना क्या कह रहा है। 9 से भाग देना है यार, 90,707 को 9 से जब भाग दोगे, आपसे यही पूछ रहा है कि शेषफल क्या है। शेषफल क्या है देखते हैं, ऐसे कर लो ना, वो सा वाला बनाना भूल जाओ। 9 एकम 9, ठीक है। अब यार 0 उतारा तो 0 जाएगा नहीं, 1 0 लिया, फिर 7 हुआ, 7 भी नहीं जाएगा तो 1 0 और लिया, फिर कितना हुआ 70 हुआ। 70 हुआ तो कितना बचा 9 7 63, बचा कितना 7 77 हुआ। 77 हुआ मतलब 9 8 72, 72 और 5 77, लास्ट में कितना आया 5। ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। शेषफल ही पूछ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक ताजा मछली, बहुत सही, को सुखाने पर इसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता जी क्या करती हैं कि 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर और उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव
पर बेच देती हैं। इस प्रकार वह कमाती हैं। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सुनीता जी का। क्या कह रही हैं कि 25 रुपये किलो के भाव से ताज़ा मछली लेती हैं, ठीक, और करती क्या है कि 80 रुपये प्रति किलो भाव से बेच देती हैं। लेती कितनी मछली? 1500, ठीक है। और सुखाने पर मछली जब सूख जाती है तो उसका भार कितना रह जाता है? 1/3 रह जाता है, 1/3 रह जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, जोड़ गुणा भाग करना है। देखना कैसे, आप मुझे बताओ 1500 किलो मछली 25 रुपये प्रति किलो भाव से खरीदती हैं, तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 25, 1500 गुणे 25 करोगे 15 पना 75 की 5, 15 दूनी 30 और 7 37 और 2 जीरो चिपका दो, कितना हो जाएगा? 37,500 रुपये हो गए। इतने में वो मछली खरीद लेती हैं, ठीक है। इनका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या कह रही हैं सुनीता जी, क्या करती हैं? मछली को सुखाकर कितना भार हो जाता? 1/3 हो जाता। अब मुझे बता 1500 का 1/3 कितना होता है? 3 × 5 = 15, मतलब 500। भाई 1500 का जब 1/3 करोगे, 1/3 करोगे, तो 1/3 मतलब 3 × 5 = 15 और 2 जीरो चिपका दिए तो कितना आ जाएगा? 500। 500 किलो आ गया, ठीक है। वो क्या करती हैं कि 500 किलो मछली को कितना बेच देती हैं? 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती हैं। देखना 500 गुणे 80 करोगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। 40,000 में वो बेच दिया। खरीदी कितनी थी? 37,500 में, बेचा कितना? 40,000। तो कितना फ़ायदा हुआ? 2500 का फ़ायदा हुआ। यही वो पूछ रहा है कि बताइए, इस प्रकार वह कमाती हैं। कितना कमाती हैं? जो फ़ायदा होगा वही तो कमाएंगी ना। कितना फ़ायदा हो रहा? 37,500 में उन्होंने खरीदी, 40,000 में बेची, तो फ़ायदा कितना हो रहा? 2500। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। घटाओ ना, 40,000 में 37,500 घटाओगे तो क्या पाओगे? 2500। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी से समझ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है कि एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में व एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलती हैं। तो मुझे ये बताना है कि 3.5 घंटे पश्चात, मतलब बाद में, उनके बीच की दूरी है। जाहिर सी बात है दूरी तो होनी है। एक नाव की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर और एक नाव की चाल है 23 किलोमीटर। जब 20 वाली और 23 वाली दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलेंगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे मतलब क्या है कि प्रति घंटा मतलब समझे कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाती है। दूसरी नाव जो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 1 घंटे में 23 किलोमीटर जाती है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में दूरी तो आएगी। वो कितनी आएगी? 1 घंटा में कितनी आएगी? 3 किलोमीटर आएगी। देखना सवाल इतना समझ गए हो तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। पता कितना? आपका आंसर जो है ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। देखना कैसे, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एक हिंट दी थी। पता क्या? आप मुझे बताओ 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 20 किलोमीटर जा रही, दूसरी नाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 23 किलोमीटर जा रही। आप मुझे बताओ 1 घंटे में उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर मैं बात करूं 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती, ये दूसरी नाव 1 घंटे में 23 किलोमीटर जाती, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 3 किलोमीटर होगी। ठीक है, आपसे 3 किलोमीटर डिस्टेंस होगी और कितने घंटे में होगी? 1 घंटे में। बस आंसर आ गया। देखना कैसे, 1 घंटे में 3 किलोमीटर डिस्टेंस। आपसे पूछ क्या रहा है? 3.5 घंटे पश्चात उसकी दूरी कितनी होगी, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? आप मुझे बताओ 3.5 घंटा बनाना है तो 3.5 का गुणा कर दो। 3.5 घंटे इधर, 3.5 घंटे इधर, तो यहाँ टोटल कितना होगा? 3.5 आवर। यही तो पूछ रहा है, तो गुणा कर दो ना। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 10.5 किलोमीटर। मुझे नहीं लगता इस सवाल में पेन तक चलाने की ज़रूरत है दोस्तों। ये सवाल मेंटली किया जा सकता है, बस थोड़ी सी समझ के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, और आपसे क्या कह रहा है कि 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता है? आप मुझे बताओ, एक बक्सा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। आप क्या उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो कि एक बक्से का आयतन कितना होगा?
जाहिर सी बात है, एक बक्से का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सब मन में करना है। इसका आयतन कितना होगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो बक्से का वॉल्यूम जो है, बक्से का वॉल्यूम वो कितना होगा, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, कितना होगा 24। आप मुझे बताओ एक बक्से का वॉल्यूम 24 है और कितने घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता है ये पूछा गया। आप मुझे बताओ कितने घन है टोटल, 8664। अगर मैं एक बक्से का वॉल्यूम से भाग कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बक्से लगेंगे। यही तो पूछ रहा है कितने बक्सों की आवश्यकता है, तो मुझे भाग करना है बस और कुछ नहीं। अब देखना किससे कटेगा, 24, जाहिर सी बात है 24 तिया 72, 24 चौको 96 होता है, बड़ा हो जाएगा 24 तिया 72, 72 और 4 76 मतलब 14 बचा, 14 बचा, 24 तिया 72 मतलब 3 बार जाएगा पहले, तो 7 तो होगा नहीं, ठीक है। 24 तिया 72 और 4 76 मतलब 146 हुआ, 14 बचा, 14 और ये 6, 146 हुआ, 146 हमारा हुआ। आप देखो 24 से कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 मतलब 24 छक्का कितना होता है, 144 होता है, 24 छक्का 144 मतलब कै बार जाएगा, 6 बार, 144। 6 में तो 4 गई 2 मतलब कितना आया, 2 और 4 मतलब 24 ही बचा, लेकिन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ 36 लास्ट के शुरू के 36 कहाँ दे रखे, यही दे रखा ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे भी दिख रहा है ना 24 एकम 24, जब इसका पूरा कटोगे तो कितना आएगा टोटल, 361 बार जाएगा, 361 बार जाएगा, इसका मतलब 361 बक्सों की आवश्यकता है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है। क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से बताना मुझे कौन सा सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है कि एक घन में 6 फलक होते हैं, ठीक है। मुझे फलक के बारे में नहीं पता है तो मैं इस ऑप्शन को थोड़ा होल्ड कर दूंगा। मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप ध्यान रखना, देखना कैसे। आप मुझे बताओ एग्जाम में कैसे करना। आप जैसे मान लो कोई फलक के बारे में, जैसे घन के बारे में पता नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो। बाकी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके बारे में तो मैंने बताया रखा है ना। क्या बता रखा है कि इन 3 ऑप्शन में देखो, क्या अगर इन 3 ऑप्शन में तीनों सही हैं तो ये गलत हो ही जाएगा। अगर 3 ऑप्शन में कोई भी गलत होगा तो ये तो 100% सही हो जाएगा। इस तरीके से सोचा करो, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। देखना कैसे। आप मुझे बताओ 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। अब देखना कैसे, मैंने आपसे कह रखा है ना, पहले एक बार बताया था ना कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 इससे भाग दे दो, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। वही तो कह रहा है, हाँ सही है। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो सही है। यहाँ तो पूछ के आ रहा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत ना मान लो, चलो कह रहे हैं अभी सही है, हमको गलत चेक करना है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, 0.10 और 0.1 समान है। आपसे हमेशा देखना ध्यान से, 0.10 और 0.1। आप मुझे बताओ किसी भी डिजिट, पॉइंट दशमलव के बाद एक डिजिट आ जाए ना, लास्ट में कितने भी 0 बढ़ाते जाओगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखना कैसे, 0.10 लिखा है, इसको मैंने हटाया, 1-2 अंक बाद 0 दे दो, ये तो जानते ही होगे। पॉइंट के नीचे 1 रखते हैं, कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है 0, तो 1/10 आया। यहाँ देखो 10/100 आया, इसका मतलब क्या है, 0 कट गया, आएगा वही 1/10। 1/10 बराबर है, बिल्कुल सही है। तो बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। हमको पूछ के आ रहा कौन सा सही नहीं है। अब देखना, अभी ये ऑप्शन छूटा है, देखना कैसे। अब डी देखो, 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम। आप मुझे बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, जबान पे रटे होने चाहिए। देखना कैसे, तो 56.7 में कितने ग्राम होंगे, 1000 से गुणा कर दो। 1000 से गुणा करोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे एक अंक बाद डिजिट लगा तो 0 हो जाएगा। आप बताओ 10 से 1 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 567 और कितने 0, 2 0 चिपका दो, कितना आएगा, 567 और 2 0 ग्राम। हमसे लेकिन क्या रहा है इसमें, 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम होगा, लेकिन कितना होगा, 56,700, ना कि 5670। समझे। तो इसका मतलब ये है कि ये सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा, क्योंकि यही ऑप्शन सही नहीं है जो पूछ रहा वही। अब बताओ, जब ये गलत हो गया तो ये तो 100% सही होगा ही होगा।
समझे। तो एक घन में आज से समझ लेना, एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। अगर ना आता हो तो देखना कैसे सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे समझना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, ठीक है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या है। दोस्तों टोटल कितने लीटर जूस हो, 450 लीटर जूस। और देखना एक बोतल में कितना भरा जाता है, 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। तो मुझे पहले क्या करना है, आपसे पूछा गया है कार्टूनों की संख्या, लेकिन मुझे पहले ये पता करना होगा कि कितनी बोतलें लगेंगी, ठीक है। देखना टोटल जूस कितना है, 450 लीटर, लीटर है यहाँ मिलीलीटर है, लीटर को जब मिलीलीटर बनाएंगे 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 का गुणा कर दो, 1000 का गुणा मतलब 3 जीरो चिपका दो। अब देखना 750 मिलीलीटर की एक बोतल है, हमको पता चल जाएगा कि कितनी बोतलें होंगी। भाग दे दो, 0 से 0 खत्म, 15 पन्ना 75, 15 तिया 45, कितना आया, 3000 आया। देखो 5 छक्का 30, 2 जीरो आया, मतलब टोटल बोतलें कितनी होंगी, 600 बोतलों में 450 लीटर जूस आ जाएगा। आप मुझे बताओ ऐसी 6 बोतलें हैं को मिलाकर एक कार्टून में पैक किया जाता है, 6 बोतलों को मिलाकर एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया, कार्टूनों की संख्या कितनी है, आप मुझे बताओ। 6 बोतलों बराबर एक कार्टून होगा, 6 बोतल बराबर एक कार्टून होगा। अब हमको बताओ कि कितने कार्टून लगेंगे, तो क्यों ना हम 6 का भाग कर दें, 6 बोतल में एक कार्टून, जब 6 बोतलों को भाग करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने कार्टून लगेंगे। 6 कम 6 कितना आएगा, 100 कार्टूनों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न प्रतिरूप को देखिए, देख रहे हैं क्या कह रहा है कि 9 माइनस 1 भाग करोगे 8 का तो इक्वल टू 1 आएगा। 98 में से जब 2 करोगे भाग करोगे 8 का 12 आएगा। जाहिर सी बात 98 में से 2 गया 96, 96 भाग करोगे 8 कितना आएगा, 12। ध्यान समझा, इधर देखो 9 में से 1 गया 8, 8 का भाग करोगे 8 में तो कितना आएगा, 1 आएगा। 987 में जब 3 घटोगे तो कितना बचेगा, 984, 984 और 8 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 123। इसी तरीके दे रखा है और आपसे क्या कह रहा है कि इसी प्रतिरूप के अनुसार 987654 में से 6 घटाओगे तो जब भाग करोगे 8 का तो कितना आएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं सोचना है यार, सोचना है तो बताओ, ना सोचना हो तो बेसिक से बताऊं। अगर सोचना है तो देखना कैसे आएगा आंसर, अगर सोचना ही है तो मुझे आप ये बताओ, देखना ध्यान से, यहाँ कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 9 दे रखा है तो यहाँ 1 आया। यहाँ के डिजिट देख रहे हो 9 और 8, 2 डिजिट दे रखे हैं तो 2 घटाओगे, 2 डिजिट में 2 घटाओगे तो कितना आया, 1 2 आया। यहाँ 3 डिजिट दे रखे हैं तो 1 2 3, यहाँ 4 डिजिट दे रखे हैं तो 1 2 3 4। यहाँ कितने डिजिट देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे रखे हैं तो कितना आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सोचना है, अगर नहीं भी सोचना है ना तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आपको ये तो पता ही चल गया, इसमें घटाओगे जब भाग करोगे तभी आ रहा आंसर। अब देखना इसमें से घटाओ कितना हो जाएगा, 987654 लिखा है, 987654 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 98764 और 8, 54 में 6 के 48, भाग करना है 8 से, कट जाएगा। देखना 8 एकम 8, 9 बचा 18 हुआ, 8 दूनी 16, 2 बचा 27 हुआ, 8 तिया 24, 3 बचा 36 हुआ, 8 चौको 32, 32 4 36 44 हुआ, 8 5 40, 4 बचा 48 हुआ, 8 चंग 48, तो 1 2 3 4 5 6 सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं उसमें क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। दोस्तों मैंने ये बहुत बार बताया है, जब भी गुणनखंडों की संख्या आए ना तो आप उस नंबर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए, देखना पहली स्टेप क्या होगी, एलसीएम लेना। एलसीएम लेना 5 1 6 मतलब 3 से कट रहा है, 3 तिरका 9, 3 बचे 15, 5 आ रहा लास्ट में मतलब 5 से कटेगा, 5 7 35 और ये 7। जितना भी एलसीएम आए और एलसीएम के फैक्टर जो भी आए उनको एजिटिव लिख दीजिए, 3 × 5 × 7। सेकेंड स्टेप हमारी क्या कहती है, उसकी पावर देखना कितनी पावर है। जो भी मल्टीप्लाई लिखा है ना, इसकी पावर कितनी है, 3 लिखा है, इसकी पावर कुछ नहीं होती तो क्या होती, 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं है 1।
आप थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है ना, जितनी पावर हो ना उससे एक बढ़ा के लिखिए और उन सब का मल्टीपल कर दीजिए। अब देखना, एक पावर लिखिए, इससे एक बढ़ा के करोगे कितना आएगा 2। अगर यहाँ 2 पावर लिखी होती तो इससे बढ़ा के करेंगे तो 3 आता, ठीक है। यहाँ भी एक लिखी है तो यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ भी एक लिखी है तो यहाँ कितनी पावर आएगी 2 आएगी। अब आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ज़्यादा ना सोचो। कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके क्वेश्चन ना ऐसे करोगे ना तो सवाल आपके मजाक बन जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए सेशन में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगा हो ना तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि दोस्तों अन लोगों का भी भला हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।